नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए मालती जोशी जी के कथा कथन की श्रृंखला में उनकी लिखी हुई कहानी तौलिए। मुझे आशा है कि कहानी आपको पसंद आएगी। तो प्रस्तुत है कहानी तौलिए। हाय दीदी, मेरा तौलिया तो एकदम अचार से महक रहा है, मैंने ठुनकते हुए कहा। महकेगा क्यों नहीं, खाना खाकर उसी से हाथ पोंछ लिए होंगे। इतनी भी अकल नहीं है कि सफ़र में एक आध नैपकिन भी साथ रखना चाहिए। घर में पाँव देते ही ये डांट खाकर मेरा चेहरा इतना सा निकल आया। भला वो बेचारे जीजा जी का, सहायता के लिए तुरंत दौड़े चले आए। अरे सुशी, जरा से तौलिए के लिए मन छोटा कर रही है, चल इधर आ। और उन्होंने मुझे ले जाकर एक अलमारी के सामने खड़ा कर दिया। खोल कर देखा, ऊपर के दोनों तल्ले रंग बिरंगे तौलियों से भरे हुए हैं, नीचे चादरें ठुसी हुई हैं। अरे, आपने तो दुकान खोल रखी है। चिंता मत करो, तुम्हें फ्री में दे देंगे। लेकिन इतने सारे? अरे पगली, ये तो सिर्फ मेहमानों के लिए हैं, घर का स्टॉक तो अलग है। मैं विस्फारित नेत्रों से उन्हें देखती भर रही। क्यों, तुम्हें आश्चर्य हो रहा है? आश्चर्य नहीं होगा क्या? जीजा जी, हम तो उस घर में बड़े हुए हैं जहाँ घर भर के लिए एक ही तौलिया हुआ करता था। अब तो खैर भाभी के आने से व्यवस्था काफ़ी बदल गई है, सबके पास अपने तौलिए हैं। पर अम्मा अब भी इसे नए फैशन का नाम देती हैं और बाबूजी इसे फिजूल खर्ची मानते हैं। सुशी, दीदी की धारदार आवाज़ मेरी बात को काटती चली गई। पहले नहा ले झटपट, बात करने के लिए पूरा दिन पड़ा है। दीदी का बाथरूम देखा, सच मज़ा आ गया। सब कुछ साफ सुथरा जगमग करता हुआ, गर्मा गर्म पानी, खुशबूदार साबुन, धुला धुला तौलिया। सफ़र की थकान पल भर में उड़न छू हो गई। मैं आंगन में कपड़े फैला रही थी कि दीदी दौड़ी आईं। अरे ये क्या, कपड़े क्यों धो डाले? तो क्या हुआ दीदी, हमें तो आदत है। लेकिन तभी मैंने देखा दीदी एकटक बाल्टी को देखे जा रही हैं। क्या हुआ, मैंने घबरा कर पूछा। कपड़े इसी से धोए हैं क्या? पगली, ये तो नहाने वाली बाल्टी है, कपड़े वाली बाल्टी तो उधर रखी थी। सब में चिट लगा कर रख दिया करो ना, हमें कोई सपना थोड़ी ही आया था। मैं मन ही मन बुदबुदाई और सर्फ लेकर बाल्टी रगड़ने बैठ गई। मैडम, भूख नहीं लगी है क्या? पता नहीं जीजा जी कब पीछे आकर खड़े हो गए थे, पर गुस्से के मारे मैंने उनकी ओर देखा भी नहीं, बस अपना काम करती रही। उस बेजुबान बाल्टी पर तो तरस खाओ, उसे तो ये सज़ा दोबारा भुगतनी ही है। मतलब? जब तक खुद नहीं कर लेंगी उन्हें संतोष थोड़े ही आएगा, इसीलिए तो कह रहा हूँ, लीव इट। यहाँ भी किसे शौक चढ़ रहा था, सब वैसे ही फेंक फाँक कर उठी और किचन में आ गई। लाइए दीदी, कुछ करवाएं, मैंने औपचारिकता बरती। बस सब तैयार ही है, तुम एक एक चीज़ मेज पर पहुँचाती जाओ, दीदी ने कहा और सब्जी का डूंगा लेकर जैसे ही मुड़ी, ठिठक कर रह गई। अपने बाल तो बांधो पहले। अभी गीले हैं दीदी। तो क्या हुआ, खाने के बाद खोलते ना। सच, कभी कभी हद करती हैं ये भी। मैं पैर पटकते हुए बाहर आ गई। दीदी का शाही ड्रेसिंग टेबल बेडरूम के पर्दे से झांक रहा था, पर वहाँ जाने की इच्छा ही नहीं हुई। क्या पता कौन सा कंघा गीले बालों का है और कौन सा सूखे बालों का। हो सकता है शिकाकाई और शैम्पू वाले बालों के भी अलग अलग कंघे हों। मेरा सामान ऊपर अतुल के कमरे में पहुंच गया था। संदूक पर बैठकर मैंने डोलची में से अपनी पाउडर बिंदी लगाई, अपना कंघा निकाला और देर तक गीले बालों को सुलझाती रही। भूख नाम की चीज़ तो कब की गायब हो गई थी। दोपहर की नींद की खुमारी अभी उतरी भी न थी कि जीजा जी का फरमान जारी हो गया। फटाफट तैयार हो जाओ, उन लोगों ने शाम का समय दिया है। आज ही? हे भगवान! आज वे अपने पोते के जन्मदिन की पार्टी दे रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि इसी बहाने सब लोग देख भी लेंगे और लड़की भी ऑकवर्ड फील नहीं करेगी। जीजा जी दीदी को बता रहे थे। मैंने अपना ट्रंक खोला और सच रोना आ गया। एक भी ढंग की साड़ी नहीं थी। यूँ तो साड़ी के मामले में अपना काम हमेशा से ही उधारी से चलता रहा है। कॉलेज की गैदरिंग हो या सहेली की शादी, भाभी की साड़ियाँ मैं खूब मज़े से लथेड़ती रहती हूँ। अभी भी बेचारी दो चार रख रही थी तो अम्मा ने डांट दिया। अरे, वहाँ कोई कमी है साड़ियों की? अलमारियाँ भरी पड़ी हैं मेरी कुमुद के यहाँ।
अम्मा पर इतना गुस्सा आ रहा था, माना कि आपकी कुमुद के पास पूरी दुकान है, पर मांगने कौन जाएगा। ज़बरदस्ती पहना भी देंगी तो पूरे वक्त जान सांसत में रहेगी। कहीं सैंडल में आकर कट गई या चाय शरबत का छींटा पड़ गया तो बस हो गया भाषण शुरू, घंटे भर की छुट्टी समझो। डांट तो खैर उनकी बचपन से सुनती आई हूँ, पर अब जबकि इतनी बड़ी हो गई हूँ, उनके यहाँ मेहमान बनकर आई हूँ और इतने नाजुक काम के लिए, तो लगता है कि कुछ इज्जत से पेश आया करें, पर उन्हें तो जैसे कुछ परवाह ही नहीं है। किसी तरह तैयार होकर धड़कते दिल से नीचे उतरी तो रास्ते में ही जीजाजी मिल गए। अरे सुशी, यू आर लुकिंग स्पेशल। लगता है आज तो मुर्गा फंसकर ही रहेगा। बस उनके इस एक वाक्य ने मेरी सारी दुविधा समाप्त कर दी। दीदी तैयार हो गई? चलो देखते हैं। दीदी सज धज कर तैयार बैठी थीं। मैचिंग चूड़ियाँ बदलने का कार्यक्रम चल रहा था। कुमुद जी, जाने से पहले एक बात साफ कर लेना चाहता हूँ। क्या? दीदी ने आश्चर्य से पूछा। अगर वहाँ भी तुम्हें अपने व्रत का नाटक करना हो तो अच्छा है तुम घर पर ही रुक जाओ, मैं कोई बहाना बना लूँगा। क्या मतलब? डर के मारे मेरी तो जान ही निकल गई। दीदी साथ ना रहीं तो उतने सारे अजनबी लोगों के बीच मेरा क्या बनेगा? आप बाहर खाती नहीं है क्या? मैंने हैरत से पूछा। खाना तो दूर, बाहर पानी तक नहीं पीती हैं ये, जिया जी ने बताया। अगर मजबूरी में किसी के यहाँ पीना पड़ जाए तो गिलास इतनी बार ऊपर से नीचे तक देखेंगी कि सामने वाला शर्म से पानी पानी हो जाएगा। अब आप जाते समय मेरा मूड तो खराब ना कीजिए, दीदी ने तमक कर कहा। तो जीजा जी चुप हो गए, पर दीदी का मूड वैसा ही बना रहा। सारे रास्ते वो चुप चुप बनी रहीं। उनके साथ होने से जो एक सहारा सा था वो भी अर्थहीन ही लगा। जीजा जी ही पूरी कमान संभाले रहे। घर से निकलते वक्त इतनी चकचक हो जाने के बावजूद भी दीदी ने वही किया जो उन्हें करना था। पार्टी का आधुनिक डील डॉल देखा और झट से व्रत की घोषणा कर डाली। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। इस तरह की पार्टी में शिरकत करने का पहला मौका था। तौर तरीके कुछ भी नहीं जानती थी मैं। जीजा जी मेरी घबराहट भांप गए थे। वे साए की तरह मेरे साथ बने रहे। अपनी प्लेट के साथ मेरी प्लेट भरते गए, घूम घूम कर सबसे परिचय करवाते रहे। दीदी पूरे वक्त कोने की एक कुर्सी पर बैठी सेब कुतरती रहीं, शरबत गटकती रहीं। मेजबान और उनकी पत्नी बार बार उनके पास पूछताछ के लिए जाते रहे। अपने अलमस्त ठहाकों के बीच जीजा जी जब भी उधर देख लेते उनका चेहरा तमतमा उठता और वे मुंह फेर लेते। लेकिन मेजबान से विदा होकर जैसे ही हमारी गाड़ी सड़क पर आई, उनकी सहनशीलता ने जैसे जवाब दे दिया। फिर तो जो शुरू हुए तो घर पहुंचने तक उन्होंने सांस नहीं ली। दीदी चुपचाप सिर झुकाए सब कुछ सुनती रहीं। लगा जैसे ये बमबारी उनके लिए अनपेक्षित नहीं थी। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। जब मेरे सामने ही ये इतना सब कुछ कह रहे हैं तो अकेले में पता नहीं। दीदी के भाग्य पर कभी कभी बहुत रश्क हो जाता था। अपने रूप रंग के बल पर उन्हें बहुत संपन्न घर वर मिल गया था, पर अब लगा कि ऐसा वैभव भी किस काम का। छी, पूरी जिंदगी बैठे पति की डांट ही खाते रहो। मन बड़ा उदास हुआ था। जाकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। सुशी, चौंक कर उठ बैठी मैं। जीजा जी थे। जाकर अपनी दीदी को कुछ खिला तो दे, वो बेवकूफ़ भूखी ही सो जाएगी। मैंने देखा, ये कहते वक्त उनका स्वर और चेहरा तरल हो आया था। जीजा जी, ये दीदी को क्या होता जा रहा है? यही तो समझ नहीं पाता सुशी, उन्होंने कहा। एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गए। ये सफाई का भूत लगता है मुझे या उसे पागल बनाकर ही दम लेगा। मेरी सोशल लाइफ तो एकदम ख़त्म ही हो गई है। घर के लोग तक यहाँ आने से कतराने लगे हैं। पीने का पानी तक किसी को छूने नहीं देती। बताओ, इतना लांछन और इतना अपमान कौन सहेगा? ठीक है, आप सफाई पसंद हैं, पर दूसरे लोग भी घूरे पर तो नहीं रहते। अरे 2 दिन को लड़का घर पर आता है तो घबरा जाता है, उसे भी ये नहीं बख्शती। यही तो गड़बड़ है जीजा जी। इतना बड़ा घर है और फैलाने वाला कोई नहीं। इकलौते लड़के को भी आपने इतनी दूर हॉस्टल में डाल रखा है। दीदी के पास अब फुर्सत ही फुर्सत हो गई है। इसी से उनके दिमाग में ये फितूर उपजते रहते हैं। ये भी तो उसी की जिद थी।
बोली, मेरा बेटा ऐसे वैसे स्कूल में नहीं पढ़ेगा, उसे देश के सबसे महंगे सबसे अच्छे स्कूल में भेजना होगा, नहीं तो बताओ यहाँ क्या स्कूल नहीं है। बहुत सारी फुर्सत और ढेर से रुपए पास में हों तो ऐसी ही ऊट पटांग बातें सूझती हैं, नहीं तो हम जैसे स्कूलों में पढ़े हैं हम ही जानते हैं। डेस्क है तो टाट पट्टी गायब है, घर के आसन लेकर जा रहे हैं, धूप में टीन तप रही है, बरसात में छत टपक रही है। पर दीदी को एमए करना था, कर ही लिया। भैया को डॉक्टर बनना था, बन ही गए। बाबूजी कहते हैं जो हीरा है वो धूल में फेंक देने पर भी अपनी चमक नहीं खोता। पिछले साल सोनू मिडिल की परीक्षा में पूरे संभाग में फर्स्ट आया था। ज्ञान भैया तो 5वीं से स्कॉलरशिप पा रहे हैं। 2.5 कमरों के उस मकान में कैसे गड्ढ-मड्ढ होकर पढ़ते थे हम लोग, वही गुड़ी मुड़ी होकर सो भी जाते थे। सुबह दीदी के यहाँ चादरों का जखीरा देखा तो याद आया। चादरें तब घर में 2-3 ही हुआ करती थीं, एक बाबूजी के पलंग पर बिछती और एक भट्टी में धुलवा कर मेहमानों के लिए रख ली जाती। बच्चों की गुदड़ियों पर तो अम्मा की पुरानी धोतियाँ ही काम आती। सुबह खाना खाते हुए देखा था डाइनिंग रूम की अलमारियाँ बर्तनों से अटी पड़ी हैं, स्टील के, चीनी के, प्लास्टिक के, सब में विभाजन रेखाएं हैं। घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए, विशिष्ट मेहमानों के लिए। घर पर तो ये सब सोचने का अवकाश ही नहीं रहता। 7-8 प्राणी तो हम ही लोग हैं, ऊपर से मेहमान आ जाएं तो बस स्टील की, कांसे की, चीनी की थालियां, प्लेटें सब मिलाकर गंगा जमनी पंगत लगा दी जाती है। इससे भी पूरा ना पड़ा तो 2-1 बच्चे एक साथ कर दिए, बस कोई बुरा नहीं मानता। अब कौन विश्वास करेगा कि दीदी भी उसी वातावरण में पली हुई हैं, बल्कि हम लोगों का तो सारा बचपन उन्हीं के साए में गुजरा है। अम्मा को घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, फिर गोद में कोई ना कोई होता ही था, बड़े बच्चे दीदी के सहारे ही पलते। सहेलियों क्या भी जाती तो साथ में कोई ना कोई लगा ही रहता। अब ये एकाएक उन्हें क्या होता जा रहा है। उस दिन तो दीदी ने वाकई हद कर दी। पार्टी वाले दिन माहौल भीड़ भाड़ वाला था, ठीक से बातचीत हो नहीं पाई थी, इसलिए जीजाजी ने एक सुबह सबको चाय पर बुला लिया। उस दिन सुबह से ही दीदी चौके में घुस गई थी। मुझे सिर्फ सज संवर कर मेहमानों का स्वागत करना था। एक कान दरवाजे पर लगाए मैं यूं ही बेमतलब प्लेट चम्मच ट्रे में जमाती रही, गिलास पोंछती रही। ठीक 9 बजे वे लोग आए। घर में पांव देते ही वहाँ की सास सज्जा से विस्मित हो उठे और मुग्ध भाव से एक एक चीज़ की प्रशंसा करने लगे। अपनी प्रशंसा से तृप्त होकर और स्वागत का कर्तव्य निपटाकर दीदी फिर किचन में चली गईं और लोग बाग इत्मीनान से बैठकर गपशप का मूड बनाने लगे। वर महोदय की भाभी और बड़ी बहन साथ में थीं। दोनों की गोद में गुलगोथने बच्चे थे जो नीचे उतरने के लिए मचल रहे थे, पर बेचारी संकोच में, असमंजस में उन्हें कसकर थामे हुए थीं। आखिर जीजा जी ने ही उन्हें इस दुविधा से उबार लिया। ताश का एक पुराना पैक और 2-4 पुराने शो पीस कालीन पर डाल दिए और बच्चों को छोड़ दिया। बच्चे भी खुश और माँ भी। दीदी जब गोपाल के हाथों नाश्ता लगवाकर बाहर लाईं तब भारत की विदेश नीति की आलोचना जोरों पर थी। अच्छा ही हुआ किसी ने दीदी का चेहरा नहीं देखा, नहीं तो उन्होंने बच्चों को इस बुरी तरह घूरा था कि मैं तो काँप कर रह गई थी। नाश्ता देखते ही सब लोग राजनीति की सूखी चर्चा को छोड़कर नाश्ते पर टूट पड़े। दीदी सचमुच गजब की चीज़ें बनाती हैं। 6-7 आइटम थे, सबके सब घर पर बने हुए थे। सबने डटकर खाया और जी भर प्रशंसा की। 2 घंटे बाद जब वे लोग जाने के लिए उठे तो कमरे की सज्जा देखने लायक थी। सोफे से लेकर मेजपोश तक टमाटो सॉस का छिड़काव हो रहा था। कालीन पर खजुराहों की खंडित मूर्तियाँ गाजर का हलवा चख रही थीं। पानी के जग में पापड़ का चूरा खुला हुआ था। एक गिलास टूट गया था जिसे एहतियातन मेज के नीचे सरका दिया गया था। हम लोग उन्हें छोड़ने गेट तक गए। गाड़ी के पास भी 10-15 मिनट तक बतियाते रहे। आखिरकार जब बड़ी भाभी ने देवर को टहुका मारा कि यहीं डेरा डालने का इरादा है क्या, तब जाकर गाड़ी स्टार्ट हुई। अतिथियों पर टीका टिप्पणी करते हुए हम खरामा खरामा बंगले की ओर लौट रहे थे कि देखा गाड़ी फिर लौट आई है। मैं अपना पर्स भूल गई थी, नीता दीदी ने झेंपते हुए बताया। सब लोग गाड़ी में ही बैठे रहे। औपचारिकतावश मुझे ही उनके साथ अंदर आना पड़ा। ड्राइंग रूम में पाँव दिया और धक से रह गई मैं। वहाँ का तो नज़ारा ही बदला हुआ था। कालीन निकल चुका था, कुर्सियाँ एक ओर सरका दी गई थीं
और गोपाल बाल्टी में पानी लेकर कमरे का पोछा लगा रहा था। सोफे के कवर निकाले जा चुके थे और एक कोने में खड़ी दीदी उन पर नए कवर्स चढ़ा रही थीं। दीदी को देखा तो याद आया, वे हमारे साथ बाहर नहीं आई थीं। उन्होंने दरवाजे से ही हाथ जोड़ लिए थे। नीता दीदी के साथ दोबारा बाहर जाने का मेरा साहस नहीं हुआ। उसके बाद क्या हंगामा हुआ है। जीजा जी 2 घंटे तक पागलों की तरह चीखते रहे थे। घर के दरो दीवार भी जैसे उनके गुस्से से दहल उठे थे। मैं तो उनके सामने पड़ी ही नहीं। दिन भर अपने कमरे में दुबकी इस घटना के संभावित परिणाम की कल्पना करती रही। शाम को पूरे 5 घंटे बाद मैं उतरी। देखा, बरामदे में इत्मीनान से बैठी दीदी धोबी को कपड़े गिनवा रही हैं। उन कपड़ों में नैपकिन्स थे, मेजपोश और पर्दे थे, सोफ़ा कवर्स थे और वो तौलिया भी था जिसे मैंने पहले दिन काम में लिया था। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी तौलिए। इस तरह सफाई का मीनिया अक्सर महिलाओं में देखने को मिलता है, जो थोड़ा ओवर हो जाता है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।